मूंगफली, सोयाबीन और सरसों के बम्पर उत्पादन के बदौलत देश में खाने का तेल होगा सस्ता। सरकार ने तेल कंपनियों को दिए कीमतों में कटौती करने का निर्देश। उत्तर प्रदेश में किसानों के मन को भाया मिलेट्स। श्री अन्न के लक्ष्य से ज्यादा रकबे पर हुई बुआई। मई महीने के मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी। इस महीने भारत में दिखेगा अल नीनो का असर। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस वक्त खेती को मुनाफे की गारंटी देने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां खेती के क्षेत्र में काम करने नहीं आएंगी और देश के सामने ये बड़ी चुनौती होगी। इसलिए जरूरी है कि खेती में ज्यादा से ज्यादा तकनीक का सपोर्ट बढ़े। पूसा स्थित खरीफ अभियान 2023 के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मैपर ऐप भी लॉन्च किया। इससे कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर किया जा सकेगा। दुनिया भर में पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेलों की कीमतों में तेज गिरावट आई है, जबकि घरेलू मोर्चे पर भी इस सीजन में सरसों, मूंगफली और सोयाबीन जैसे तिलहनों का बम्पर उत्पादन हुआ है। लेकिन घरेलू बाजारों में खाद्य तेल की कीमतें अब भी नीचे आने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार ने इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि अगले कुछ दिनों में कीमतों में 10 रुपए की कटौती करें, जिसके बाद अब खाने के तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में कमी आने की उम्मीद है। खाद्य तेल की कीमतों को लेकर कंपनियों के साथ खाद्य सचिव की बैठक में ये निर्देश दिए गए। भारत अपनी वार्षिक खाद्य तेल खपत का 56% आयात के माध्यम से पूरा करता है। मौसम विभाग ने मई को लेकर मौसम की भविष्यवाणी जारी की है। मई में मौसम बदल सकता है। कुछ राज्यों में गर्मी तो कुछ में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसान संकट में है कि गर्म मौसम में पानी की अधिक जरूरत पड़ेगी तो सिंचाई का संकट गहरा सकता है। वहीं पानी अधिक बरसा तो फसल की बुआई पर फर्क पड़ सकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में मौजूद तटस्थ अल नीनो का प्रभाव रह सकता है। कीमतों में वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के पास रखे अधिशेष गेहूं के स्टॉक को जुलाई से तिमाही आधार पर बेचने का फैसला किया है। इससे पहले FCI सीजन के दौरान आटा मिलों और खाद्य कंपनियों जैसे थोक खरीदारों को गेहूं बेचता था। दरअसल सरकार का लक्ष्य आपूर्ति को बढ़ावा देना और नियमित अंतराल पर कीमतों को कम करना है। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय द्वारा देसी नस्ल की गाय और भैंस के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इससे जहां दूध उत्पादन बढ़ रहा है, वहीं देसी नस्ल के दुधारू पशुओं की संख्या भी बढ़ रही है। साल 2019-20 से डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अभियान शुरू किया था। 3 साल में इस अभियान के तहत करीब 4 करोड़ पशुओं को AI तकनीक से गाभिन किया जा चुका है। वहीं जुलाई 2023 में ये आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है। केंद्र सरकार का दावा है कि अभियान से दूध उत्पादन में खासी बढ़ोतरी होने के साथ साथ ये अभियान किसानों के लिए डेयरी क्षेत्र को भी फायदेमंद बना रहा है। अभियान की कामयाबी और उसकी जरूरत को देखते हुए सरकार ने इसे 3 साल और बढ़ाने की हरी झंडी दे दी है। अब ये अभियान 2025-26 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में श्री अन्न को बढ़ावा देने को लेकर योगी सरकार ने इस साल दलहन और तिलहन के साथ किसानों को मोटे अनाजों के उन्नत बीज की किट मुहैया कराना भी शुरू किया है। इसका मकसद प्रदेश में श्री अन्न फसलों का रकबा बढ़ाना है
जिससे मांग और आपूर्ति के संतुलन को कायम किया जा सके। वैसे भी भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार के सहयोग से यूपी सहित अन्य राज्य सरकारें भी श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दे रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने इस साल 2.56 लाख हेक्टेयर जमीन में फसल लगाने का लक्ष्य रखा था। इसकी तुलना में किसानों ने 2.68 लाख हेक्टेयर खेत में श्री अन्न सहित अन्य फसलों की बुआई की है। काजू की विदेशी मांग में गिरावट के कारण मार्च 2023 के समाप्त होने तक भारत के काजू निर्यात में लगभग 21% की गिरावट हुई है। पिछले वर्ष के 75,450 टन की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में शिपमेंट घटकर 59,581 टन हो गई है। निर्यातक शिपमेंट में गिरावट का श्रेय वैश्विक मंदी को मान रहे हैं, जिसने काजू की खपत को प्रभावित किया है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में दिखाएंगे एक ऐसे किसान की कहानी जिन्हें लोग उनके इलाके में बेबी कॉर्न के उस्ताद के नाम से जानते हैं। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है हरियाणा के उस किसान ने जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। एक ऐसा किसान जिन्हें खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है और लोग उन्हें फादर ऑफ बेबी कॉर्न के नाम से जानते हैं। कृषि और किसानों को लेकर आम धारणा बन गई है कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। देश में हजारों किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से खेती किसानी को न सिर्फ मुनाफे का सौदा बनाया है, बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। उन्हीं प्रगतिशील किसानों में एक हैं हरियाणा में सोनीपत जिले के ग्राम अटेरना निवासी पद्मश्री कंवल सिंह चौहान। पद्मश्री कंवल सिंह चौहान का नाम सोनीपत के आसपास के क्षेत्र में प्रगतिशील किसान के रूप में जाना जाता है, जिन्हें सरकार ने फादर ऑफ बेबी कॉर्न का नाम भी दिया है। मैंने 1998 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। पहले मैंने, फिर मेरे पड़ोस के किसानों ने शुरू की, उसके बाद पूरे गांव ने शुरू कर दी और पूरे क्षेत्र में बेबी कॉर्न की खेती फैल गई। कंवल सिंह चौहान 16 साल की उम्र से खेती कर रहे हैं। छोटी उम्र में पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद घर की जिम्मेदारी इन पर आ गई। अपने इलाके के सामान्य किसानों की तरह कंवल सिंह ने भी बासमती धान की खेती में हाथ आजमाया, लेकिन साल 1985 में फसल में ऐसी बीमारी लगी कि कीटनाशकों, बायोगैस और जैविक उपचारों से भी काबू में नहीं आई। पारंपरिक खेती से गुजारा मुश्किल हो गया, तो साल 1996 में उन्होंने कर्ज लेकर एक राइस मिल लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद में 1987 में बायोगैस प्लांट लगाया, जैविक खेती करना ही सोची। 1996 में बासमती राइस को लेकर एक हलर लगाया कि बासमती राइस ऑर्गेनिक का हम व्यापार करेंगे, परंतु हम उसमें सितर नहीं हो पाए क्योंकि सबको ट्रेडमार्क वाला लाल महल और दूसरे बड़े मार्क के चावल चाहिए थे। अब हमारा मार्का जो पंचमहल के नाम से था उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसमें हमें नुकसान हुआ। उसके बाद 1998 में बेबी कॉर्न की खेती का मुझे पता चला और बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। लाख परेशानियां थीं,
लेकिन कंवल सिंह चौहान ने हिम्मत नहीं हारी और खेती में नए नए प्रयोगों का सिलसिला जारी रखा। साल 1998 में परंपरागत खेती को छोड़कर कंवल सिंह चौहान ने सबसे पहले बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। इसमें जोखिम तो था, पर कामयाबी जबरदस्त मिली। इसके बाद कंवल सिंह ने बेहतर आमदनी के लिए बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर की खेती का दामन थाम लिया। इससे पहले जो है बेबी कॉर्न जो है थाईलैंड से इंडिया आता था, कैन बेबी कॉर्न, तो हमने 2009 में इसको शुरुआत किया और अभी इंडिया में इसकी बड़ी मार्केट है। हम कई बड़ी बड़ी कंपनियों को इसका बेचते हैं। कंवल सिंह चौहान ने साल 1998 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू की और देखते ही देखते साल 2000 तक अटेरना गांव के अधिकतर किसानों ने कंवल सिंह की तरह बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न उगाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा है कि आज आसपास के 15 से 20 गांवों में बेबी कॉर्न की जमकर खेती की जा रही है। बेबी कॉर्न की खेती क्षेत्र में बढ़ने से किसानों में खुशहाली आई है, क्योंकि इसकी आमदनी बढ़ी है किसानों की। जो धान और गेहूं में जितनी आमदनी होती कि बेबी कॉर्न की एक फसल में किसानों को उतनी आमदनी मिलने लगी। और सबसे बड़ा कार्य ये हुआ कि इनसे जो हरा चारा निकला वो पशुओं को मिला, तो पशुओं की संख्या बढ़ी और पशुओं की में दूध की मात्रा बढ़ी। पहली बार बेबी कॉर्न की खेती शुरू की तो कंवल सिंह चौहान ने उसे बेचने के लिए दिल्ली के NIA मार्केट, खान मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट और 5 स्टार होटलों का रुख किया। जब उत्पादन और मांग बढ़ी तो आजादपुर मार्केट में भी बेबी कॉर्न की सप्लाई शुरू कर दी। मैंने 1998 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू की और जब बेचने की बारी आई तो IN ने और खान मार्केट में मैंने बेचा। जब नहीं बेच पाया, वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया और बेच नहीं पाया, तो आजादपुर मंडी में बॉम्बे की दुकानों पर बेचना शुरू किया। उसके बाद वहाँ भी जब नहीं बेच पाया तो मैंने डायरेक्ट रोड पे बेबी कॉर्न को ले जाके और वहाँ पर बेचना शुरू किया। बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न का उत्पादन करने वाले किसानों को बाजार की परेशानियों से बचाने के लिए कंवल सिंह ने साल 2009 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर दी। आज इनके पास 4 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं और ये खुद भी निर्यातक है। कंवल सिंह के बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है कि वो किसानों को फसल उगाने से पहले उनकी उपज खरीदने की गारंटी देते हैं। 1999 में मैंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें बेबी कॉर्न की कैनिंग हो सकती है वो लगाने की सोची और 2009 में मैंने पहली यूनिट इंटीग्रेटेड यूनिट फॉर मशरूम डेवलपमेंट के नाम से अटेरना में लगाई 5 फरवरी 2009 को, जिसका नॉर्वे के कृषि मंत्री ने उद्घाटन किया। ये आप यूनिट देख रहे हो मेरे पीछे, इसमें बेबी कॉर्न की प्रोसेसिंग हो रही है। इसमें बेबी कॉर्न जो है किसानों से आती है, उसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग होने के बाद उसको यहाँ लाया जाता है। यहाँ सबसे पहले उसकी ब्लांचिंग होती है और ब्लांचिंग के बाद में तोल के डब्बे में कैन में भरा जाता है। फिर ब्राइन सोल्यूशन मिलाया जाता है। उसके बाद एग्जॉस्ट बॉक्स से निकाला जाता है। उसके बाद इसको स्टीम किया जाता है, ढक्कन बंद किया जाता है। फिर रिटोट में ले जाकर लगभग 12 पाउंड प्रेशर पर 40 से 50 मिनट तक उसको पकाया जाता है। उसके बाद ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इस तरह से इसको इसमें 3 दिन के लिए इसमें लगाया जाता है। उसके बाद कोरुगेटेड बॉक्स में भरकर बाजार भेज दिया जाता है। लगभग 2 एकड़ में फैले इस यूनिट में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, बटन मशरूम, स्लाइस मशरूम सहित लगभग 8 तरह के उत्पाद उगाए जाते हैं। इस यूनिट की मदद से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन बेबी कॉर्न और अन्य उत्पाद पश्चिमी देशों में निर्यात हो रहे हैं। इसमें किसानों का जो सब्जियां पैदा करते हैं, किसान बेबी कॉर्न पैदा करते हैं, वो वहाँ आएगा। पहले सबसे पहले रिसीव किया जाएगा, फिर उसकी प्री कूलिंग होगी। आप देख रहे हैं सामने प्री कूलिंग है और इधर आप देख रहे हैं कि ये बेबी कॉर्न को छिला जा रहा है। छिलने के बाद में छिलका गौशाला के लिए जा रहा है और जो बेबी कॉर्न अच्छा जा रहा है उसकी फिर उधर पैकिंग हो रही है। पैकिंग के होने के बाद ये कोल्ड स्टोर में जा रहा है और कोल्ड स्टोर के बाद बाई एयर रेफ्रिजरेटिव वैन से बाई एयर ये लंदन बेबी कॉर्न जा रहा है। यानी कि अटेरना का बेबी कॉर्न लंदन में खाया जा रहा है। दूसरी तरफ यदि दूसरी जो बेबी कॉर्न जब ऑर्डर नहीं होते बाहर जाने के, तो यहाँ आप देख रहे हैं सामने प्रोसेस यूनिट है। यहाँ से बेबी कॉर्न जाता है, उस प्रोसेस यूनिट में डब्बा बंद होकर देश की मार्केट में जाता है। कंवल सिंह 1998 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू करने वाले इकलौते किसान थे। आज करीब 400 मजदूर उनके साथ काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। आप देख रहे हैं यहाँ लगभग हमारे पास
हमारी 4-5 जगह इकाई हैं जिसमें लगभग 500 के करीब महिलाएं काम करती है और कुछ पुरुष काम करते हैं और साथ में अकाउंटेंट है, ट्रांसपोर्टर है, काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। कंवल सिंह की कहानी आज लाखों लोगों को खेती का उज्जवल रास्ता दिखला रही है, इसलिए इन्हें पद्मश्री समेत दर्जनों सम्मान मिले। पुरस्कारों की बात करें तो कंवल सिंह को 2005 में देवीलाल किसान पुरस्कार, फिर राजीव गांधी अवार्ड, NG रंगा अवार्ड, कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदेश स्तरीय अवार्ड मिले। 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। साल 2019 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में जिला वाइज जहां जो प्रोडक्शन हो रहा है जिस चीज़ का, वहाँ उनकी प्रोसेसिंग हो और उसकी मार्केट का सेंट्रल प्रबंध हो। कि जैसे सरकार एक नई चीज़ लेकर आई है कि देश में 10,000 FPO बनाने हैं। FPO की मार्फत से देश के हर ब्लॉक में प्रोसेसिंग यूनिट लगे और उस प्रोसेस यूनिट में जो माल का उत्पादन हो वो सामूहिक रूप से उसकी बेचने की व्यवस्था, उसके वितरण की व्यवस्था पूरे भारत देश में हो और जो उत्पादन ज़्यादा यदि अधिक होता है तो उसके निर्यात का प्रबंध हो। इसमें दो राय नहीं है कि कंवल सिंह चौहान ने खेती में बदलाव कर उसे व्यावसायिक बना दिया। इसी कारण आज इनकी खेती उद्योगों का मुकाबला कर रही है। कंवल सिंह का लक्ष्य प्रदेश के हर जिले में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर किसानों की आय दोगुनी नहीं 5 से 6 गुना तक बढ़ाना है, ताकि किसी किसान का सिर कर्ज के पहाड़ के सामने कभी न झुके। सोनीपत से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ कृष्ण भारद्वाज। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में किसानों के काम की बात। DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त है NCDX पाठशाला का। पॉली हाउस क्या होता है, पॉली हाउस में खेती करने का क्या तरीका है और पॉली हाउस में खेती करने से कौन कौन से फायदे हैं, आइए जानते हैं NCDX पाठशाला में। पाठशाला में आपका स्वागत है। नॉर्मली जब हम खुली में खेती करते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक चीज़ें परेशान करती है, जिसमें अधिक सूरज की रोशनी, बारिश, कीड़े मकोड़े, इन सब चीज़ों से किसान भाइयों को परेशानी होती है। तो हमारे पास अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी है जिसके चलते हम इन चीज़ों के ऊपर काबू कर सकते हैं और नेट उसमें से एक टेक्नोलॉजी है। आज के समय में देश के अलग अलग हिस्सों में नेट हाउस के अंदर ऑलरेडी खेती हो रही है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि किस तरह के नेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह का नेट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि आज के डेट में सामान्यतः हरे रंग के शेड नेट का इस्तेमाल खेती में महत्वपूर्ण रूप से हो रहा है, लेकिन हरे रंग के अलावा दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे कलर के नेट हैं जिन्होंने की खेती के अंदर बेहतरीन रिजल्ट दिया है। जैसे कि इजराइल के अंदर पिछले 8 वर्ष पूर्व से रिसर्च चल रहा है लाल रंग के नेट के ऊपर, सब्जियों के अंदर और ऑर्नामेंटल फोलिएज के अंदर। अगर आपने टेम्परेचर घटाना है तो उसके लिए एक स्पेशल तरह का नेट है जिसको एल्यूमिनेट बोलते हैं। अगर आपने ये ओलों से रक्षा करनी है तो उसके लिए एंटी हेल नेट तरह का नेट आता है। तो अलग अलग तरह के नेट हैं जो कि अलग अलग ज्योग्राफी में
किस जगह पे इसका इस्तेमाल करना है, उसके हिसाब से आपको नेट का चुनाव करना है। फसलों के हिसाब से हमें अलग नेट की बिल्कुल ज़रूरत होती है। अगर हमने अनार की खेती करनी है तो उसके अंदर हम एंटी हेल नेट लगाते हैं और स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर हमने केले की खेती करनी है तो उसके अंदर ऐसा नेट लगेगा जो कि पानी के एवापोरेशन को रोके और हवा से जो है केले के डैमेज को रोके। अगर हमने सब्जी की खेती करनी है तो उसके लिए हमें वाइट कलर का नेट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमने तापमान घटाना है किसी जगह पे तो उसके लिए हमको रिफ्लेक्टिव नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अलग अलग जगह के हिसाब से और अलग अलग फसल के हिसाब से नेट के इस्तेमाल का तरीका बदल जाएगा। सामान्यतः हिंदुस्तान में नेट के अंदर मात्र सब्जियों की खेती होती है या नर्सरी की खेती होती है, लेकिन दुनिया के ट्रेंड के हिसाब से अभी कुछ नए आधुनिक टेक्नोलॉजी को यहाँ भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें से कि केले की खेती जो है नेट हाउस में, ये बिल्कुल आधुनिकतम चीज़ है, जिसके चलते पानी की खपत कम से कम 30% कम हो जाती है और पत्तों का डैमेज रुक जाता है। इसके अलावा एक और नई टेक्नोलॉजी जो है कि अनार के अंदर जो है नेट हाउस के कल्टीवेशन से लोगों के ईल्ड पोटेंशियल पौधे का वो ज़्यादा हो गया है। शेड नेट में रंग के बदलाव से पौधे के उपज में फ़र्क पड़ता है। शेड नेट के सिलेक्शन में दो चीज़ महत्वपूर्ण है, एक तो शेड नेट का परसेंटेज कितना सही है और दूसरा कि शेड नेट का कलर क्या है। अगर सफ़ेद रंग का नेट हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूज़ रोशनी को पौधे की तरफ पहुंचाता है, जिसके कारण जो है पौधे में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा बढ़िया ढंग से होता है। अगर हम काला रंग का शेड नेट इस्तेमाल करते हैं तो वो डायरेक्ट लाइट को ज़्यादा अंदर की ओर आने देता है, जिसकी वजह से थोड़ा तापमान कम होता है। और अगर हमने रिफ्लेक्टिव नेट इस्तेमाल करना है एल्यूमिनियम नेट की तरह, तो वो तापमान को भी कम करता है और अंदर में डिफ्यूज़ रोशनी भी ज़्यादा करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितने तरह के नेट हैं, जितने कलर्ड नेट हैं, उसका एडवांटेज अलग है। अगर किसी नर्सरी में हमने ऑर्नामेंटल फोलिएज करना है तो उसमें लाल रंग का नेट का फ़ायदा देखा गया है और इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने विश्व भर में काफ़ी रिसर्च किया है। अगर किसी क्रॉप में हमें ग्रोथ को कम करना है, ग्रोथ रिटार्ड करना है और इंटरनोडल स्पेस को कम करना है, तो उसके लिए ब्लू कलर के नेट का रिकमेंडेशन है और इसके ऊपर भी रिसर्च किया गया है। बनाना टिश्यू कल्चर के अंदर रूटिंग, ये गार्लिक लहसुन की खेती में रेड नेट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये सब नए टेक्नोलॉजी जो है नए कलर के नेट से डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर जो है नए रिजल्ट्स आ रहे हैं। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।